मैं एक कुंवारी खूबसूरत लड़की थी, मगर मैं पेट से थी। मैं नहीं जानती थी कि यह बच्चा किसका है, क्योंकि मैं किसी के साथ रिश्ता नहीं बनाई थी। मुझे कभी भी याद नहीं था, इसलिए मैं बच्चा ना होने वाली दवा खा ली। लेकिन कुछ महीने बाद मैं दोबारा पेट से हो गई। यूँ अब तक मैं 5 बच्चे गर्भपात कर चुकी थी। मैं दिमाग की मरीज बन रही थी। एक दिन पेट में दर्द से बेहोश हो गई। डॉक्टर बोले डिलीवरी करनी होगी। जान निकल गई मेरी। लेबर रूम में डॉक्टर बोली, 1 साल से तुम्हारे साथ। मैं अपनी सहेली दीदी से और वह मुझसे हर बात शेयर कर लिया करती थी। मंथली पीरियड्स के एहसास के बाद मेरा सर बहुत बुरी तरह से चकराने लगा था, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था। तभी मेरी दोस्त निधि ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है, तो मैं मुस्कुराकर ना में सर हिलाने लगी। लेकिन मुझसे ज़्यादा देर वहाँ ना बैठा गया तो मैं उठकर अंदर आ गई। अब मेरी सहेली भी मेरे लिए परेशान होती हुई मेरे पीछे आई और कहने लगी कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। मैं चुप रही, उससे मैं कुछ नहीं छुपाती थी। तभी मैंने उसको सब हकीकत बता दी और कहा कि किसी से कोई बात मत करना। कुछ दिन पहले मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, पूरा जिस्म दर्द कर रहा था। लेकिन हर चीज़ जैसे मेरी समझ से परी थी। वो मुझसे लड़ने लगी और कहने लगी कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया, तुम मुझे अब भी अपनी सहेली नहीं समझती। मैं उसकी बात पर हैरान हुई और क्योंकि मैं उसको नाराज़ नहीं करना चाहती थी, उसने भी मेरी हालात समझते हुए मुझे माफ़ कर दिया, क्योंकि वह अच्छे से जानती थी कि अगर मैं किसी से कोई बात करती हूँ तो वह सिर्फ मेरी सहेली निधि ही थी, जिसे मैं अपने दिल की हर बात कह देती थी। वरना मेरे माँ पापा को तो इतनी भी फुर्सत नहीं थी कि वह मुझसे मेरा हाल भी पूछ लेते। मेरे पापा बिजनेसमैन थे तो सारा वक्त ऑफिस के कामों में गुजार लेते। माँ भी सोशल वर्कर थी, तभी बचपन से ही मुझ पर गौर और फिक्र ना कर सकी। मैं जो बहुत खूबसूरत थी, तभी माँ पापा के बीच इस बेरुखी को बहुत महसूस करती थी। और यह सब देखते देखते मैं पापा मम्मी से बहुत दूर हो गई, मगर उन्होंने कभी भी यह बात महसूस नहीं की थी। मैं इकलौती बेटी थी, खूबसूरत और होशियार भी थी। सब मेरे कज़न को और मुझे लेकर बातें करते, मगर उसने कभी बुरा नहीं माना था। वह हमेशा खुश होती और सबको खुशी से कहती कि मेरी कज़न है, इसलिए वह इतनी खूबसूरत और होशियार है। मैं उसकी हर मुश्किल वक्त में साथ देती थी। अभी भी वह मेरे पास बैठी मुझसे सारी बात पूछ रही थी। वह पूछ रही थी कि जब मैंने उसको बताया कि पिछले 2 दिन से ऐसी ही हालत है, मैं सबको बताना चाहती थी, पर मुझ में हिम्मत ही नहीं हुई। वह कुछ सोचने लगी और फिर कहने लगी, तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ? मतलब कोई यूनिवर्सिटी में किसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया? मैं उसकी बात पर तड़प उठी और उसको कहा कि भगवान ना करे कभी ऐसा हो, मगर वह अभी भी गंभीर ही थी। तभी वो कहने लगी कि अच्छा, कल मैं तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी से आते हुए कुछ लेकर आऊँगी, फिर ही मुझे जानकारी होगी, क्योंकि तुम्हारी जो रोज़ ये हालत है वह तो कुछ और ही बता रही है। मैंने सारी रात अपनी सहेली की बातों को सोचते हुए गुजार दी। नींद क्या ही आती, सारी रात खुली आंखों में गुजार दी। अगली सुबह यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रही थी, जब फिर से सर चकराने लगा। फिर मैंने खुद को संभाला और फिर से तैयारी जारी रखी और तैयार होकर यूनिवर्सिटी चली गई। मुझे छोड़ने हमारे चाचा का बेटा जाता था, आज भी वही छोड़ने जा रहा था और हर बार की तरह आज भी मैं उससे कतरा रही थी। और यह बात मेरी सहेली बहुत अच्छे से जानती थी कि मैं उसके भाई से कतराती हूँ, मगर उसने आज तक इस बात का बुरा नहीं माना था। वो यही कहती थी कि जो तुम्हें बेहतर लगता है वही किया करो। आज भी विजय ने मेरे लिए गाड़ी का अगला दरवाज़ा खोला, मगर मैं पीछे बैठ गई और निधि आगे बैठ गई। मैं अपने कज़न के चेहरे को बहुत अच्छे से देख रही थी, जो एकदम गुस्से से तन गया था। मेरे चाचा का बेटा विजय एक लोफर इंसान था। माँ पापा के लाड़ प्यार ने उसको बिगाड़ दिया था। अपना हुलिया गुंडों के जैसे बनाकर रखता था, मगर अंकल आंटी को अपने बेटे पर बहुत नाज था। लेकिन मुझे और निधि को विजय से सख्त नफरत थी। विजय बार बार मुझे सामने लगे शीशे से देख रहा था। मुझे उसके देखने पर बहुत उलझन महसूस हो रही थी और साथ ही साथ गुस्सा भी आ रहा था। ये उसका नया तरीका था मुझे हासिल करने का। हमारे शहर में लोग लड़कियों को बाहर भेजने से डरते हैं, लेकिन कभी कभार घर में आपको सतर्क किया जाता है। जितना दूरी बाहर के मर्दों से ज़रूरी है, उतना ही दूरी अपने कजन से भी ज़रूरी है।
इसलिए मैं विजय से खुद को ऐसे ही बचा बचा कर रखती थी और यही वजह थी कि वह मुझसे जिदबाजी लगाता था। हमारी यूनिवर्सिटी आई तो मैं और निधि उतर गए और मैं आगे चल रही थी, मगर जैसे ही मैंने निधि को देखा वह मेरे साथ नहीं थी, जबकि वह अभी विजय से बात कर रही थी और देख मेरी तरफ रही थी। विजय के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया था। निधि थोड़ी देर बाद ही मेरी तरफ भागते हुए आई, मगर उसका रंग उड़ा हुआ था। मुझे उसे ऐसे देखकर हैरानी हुई, मगर मैं खामोश रही क्योंकि बगैर वजह के बात करने की मुझे आदत नहीं थी। किसी की जाती जिंदगी में दखल अंदाजी करने की कोई ख्वाहिश नहीं थी। खामोशी से क्लास में चली गई, मगर मेरा दिल क्लास में नहीं लग रहा था और बार बार पीरियड्स का एहसास होता तो कभी चक्कर आते। मैं तंग आकर बाहर लॉन में आ गई और वहाँ चलकदमी करने लगी। वहाँ और भी बहुत सी लड़कियाँ मौजूद थी। एक मेरे डिपार्टमेंट की लड़की मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि चलो, तुम्हें निधि बुला रही है। मैं जैसे ही निधि के पास गई तो वो कहने लगी, चलो हमें अस्पताल जाना है। मैं हैरान हुई और उससे कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तभी वह कहने लगी कि हमने तुम्हारा चेकअप करवाना है। मैं भी निधि के साथ चल पड़ी, डॉक्टर से चेकअप कराने लगी। लेकिन डॉक्टर के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर मैं काफ़ी हैरान हुई। मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि आखिर डॉक्टर की मुस्कुराहट की वजह क्या है, मगर मेरा दिल डर से काँप रहा था। मैंने डॉक्टर से पूछा कि मुझे क्या हुआ है, तो वह कहने लगी कि मुबारक हो, आप माँ बनने वाली है। खबर थी ये जलते अंगार जो मेरे कानों में उड़ेल गया था। मैं डर गई थी, मगर यह सब कैसे हुआ मुझे तो कभी भी याद नहीं था। मेरे लिए यह बहुत ही बड़ी बात थी। निधि भी हैरान थी। हाँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। मेरे तो रोंगटे खड़े थे, दिमाग घूमने लगा था। यह सब क्या था और कैसे हुआ मेरे साथ? मैं पेट से थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि यह बच्चा किसका है, क्योंकि मैं किसी के साथ रिश्ता नहीं बनाई थी। मुझे कुछ भी याद नहीं था। मैं आंसू बहा रही थी। मेरी दोस्त मेरे पास आई और मुझे हौसला देने लगी। यह मेरी सोच से परे था। मैं उसके साथ लगी फूट फूट कर रो रही थी और उसको अपनी सफाई पेश करने लगी कि मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ ना जाने कैसे हो गया। वह मेरी बात मान गई और कहने लगी कि मुझे तुम पर यकीन है, हम उसका कोई हल निकालते हैं। मैं सहेली के साथ घर आई तो एक और नई मुसीबत मेरा इंतजार कर रही थी। पापा के जानने वाले जाने कौन से बिजनेसमैन थे जो मेरा रिश्ता लाए मेरे घर में मौजूद थे। माँ तो मुझे देखते ही खुश हो गई। मेरा रिश्ता तय हो चुका था। इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी मेरे बारे में किसी ने सोचा और ना ही किसी ने मुझसे पूछने की ज़रूरत की। मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मैं शादी नहीं करना चाहती थी। माँ जब मुझसे वजह पूछती तो मैं कहकर टाल देती कि मुझे वहाँ शादी नहीं करनी। मेरी जिद की वजह से माँ ने वहाँ रिश्ते से इनकार कर दिया। एक दिन रात के वक्त मैं रोते हुए सहेली के कमरे में गई तो अंदर से किसी और की आवाज़ भी आ रही थी। मैं वहाँ से वापस ना आई क्योंकि सब जानते थे कि मैं और निधि बहुत गहरे दोस्त थे। हमारा घर एक साथ सटा हुआ था और निधि हमारे घर में सोने आती थी। तभी मैंने दरवाज़ा हल्का सा खटखटाया। मेरी खटखट की आवाज़ से बिल्कुल से खामोशी छा गई। निधि ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने उसका भाई भी मौजूद था। हैरत हुई कि रात के इस पर उसका भाई वहाँ पर क्या कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि मैं निधि से कुछ कहती, निधि ने विजय को दो बातें सुनाकर वहाँ से भेज दिया और कहने लगी कि आज के बाद इस वक्त मुझसे बात करने मत आना। विजय कुछ रंगीन मिजाज का था, तभी कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। मैं जल्दी से निधि के कमरे में चली गई। वो मुझे देखकर हैरान रह गई और घबराकर पूछने लगी, क्या हुआ है? मैंने कहा, अब सब कुछ करना होगा। मैं माँ को ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकती कि वह मेरी शादी ना करे, और ना ही मैं शादी कर सकती हूँ किसी से, क्योंकि वह तो जान जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट रह चुकी हूँ। मैं फूट फूट कर रोने लगी और निधि को मदद भरी नज़रों से देखने लगी। उसने मुझे गले से लगाया और कहने लगी कि मैंने इसका हल निकाल लिया है। हम कल मेडिकल स्टोर से जाकर इसकी दवाई लेकर आएंगे। मैं काफ़ी हैरान थी कि निधि को कैसे पता कि सबकी दवाई भी होती है, मगर सब उस वक्त दिमाग कुछ भी सोचने पर राजी नहीं था। अगले ही दिन मैं मेडिकल स्टोर से गर्भपात करने की दवाई ले आई। माँ मेरे लिए फिर से रिश्ता देख रही थी, इसलिए छुपकर गर्भपात करने की दवाई खा ली। गर्भपात होने के बाद कुछ तकलीफ कम हुई तो आगे की सोचने की फिक्र करने लगी। निधि रोज मेरे लिए रात का खाना ले आती और मैं खाकर सो जाती। कई महीने ऐसे ही गुजर गए। घर पर ऐसे मेरे रिश्ते की बात चलना शुरू हो गई। मैं तो अब तंग आ गई थी
कि आखिर क्यों सब मेरे ही रिश्ते के पीछे पड़े हैं। मैं अक्सर माँ को भी कह देती कि मुझे शादी की जैसी मुसीबत अपने गले में नहीं डालनी। माँ ने कुछ वक्त के लिए मेरे लिए रिश्ता देखना छोड़ दिया। मुझे भी जैसे कुछ सुकून सा हो गया था। मुझे लगने लगा था जैसे कभी मेरी शादी नहीं होगी। जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है और सोचता है कि बिल्ली उसे कुछ नहीं करेंगी, बिल्कुल वैसे ही मैंने भी आंखें अपनी बंद कर ली थी। लेकिन कुछ वक्त के बाद मैं दोबारा फिर से पेट से हो गई। ऐसा 3 बार हुआ। मैं 3 बच्चे गिरा चुकी थी, लेकिन मुझे कभी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ये कैसे हो रहा है और कब हो रहा है। मैं तो हर चीज़ से अनजान थी। रात के वक्त सो जाती थी और जब सुबह उठती तो हालत खराब होती थी। लेकिन कौन था? अब मैं दिमाग की मरीज बन रही थी। मेरी आंखों के नीचे हल्के काले दाग पड़ चुके थे। सारा सारा दिन मैं कमरे में बंद रहती, कहीं आना जाना छोड़ दिया था। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं कमरे से बाहर निकली तो फिर से पेट से हो जाऊंगी। इस सब में अगर किसी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा था तो वह थी निधि, मेरी बेहतरीन दोस्त, जिस पर मैं आंखें बंद करके यकीन करती थी, जिसको मैं सब कुछ बताती थी। वक्त के साथ साथ मेरे पापा ने मुझसे हर रिश्ता खत्म कर लिया था। उनके मुताबिक मैं उन पर बोझ बन रही थी। अब वक्त था कि मैं अपनी माँ को सब सच सच बता दूँ, लेकिन बताती भी कैसी? माँ भी मुझसे दूर हो गई थी। उन्होंने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया था। उनका भी यही कहना था कि अगर तुम मेरी औलाद ना होती तो मैं तुम्हें इस घर से ही निकाल चुकी होती। जिसको हमारी इज्जत का ख्याल नहीं, वो हमारे किस काम की। मुझे अक्सर माँ की बातें बहुत तकलीफ देती। मैं दोहरी तकलीफ में थी, और इस सब में अगर किसी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा था और अगर किसी को मुझ पर यकीन था तो वह थी निधि। अब तो मैं पता लगाना चाहती थी कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं कोई रास्ता निकालना चाहती थी जिससे मालूम हो कि मेरे साथ कब बुरा होता है, कब मुझे जाति का निशाना बनाया जाता है। मेरे होश में होते हुए तो ऐसा नहीं होता था, और ऐसा भी नहीं था कि मैं बहुत गहरी नींद में सोती थी। अब मैं अकेली रहने लगी थी। इस सब को होते हुए पूरा 1 साल गुजर चुका था कि एक दिन मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ। उस वक्त भी मैंने खाने के टेबल पर मौजूद थी और वहाँ सब बैठे थे। दर्द इतना तेज था कि बर्दाश्त से बाहर था। मैं पेट पकड़कर कभी दाएं तो कभी बाएं तरफ हो रही थी। सब मुझे देखकर बहुत हैरान हो गए कि यह आखिर दिक्कत क्या है। मैं खुद बहुत हैरान थी। पेट का दर्द किसी सूरत नहीं जा रहा था। मेरा रंग पीला पड़ चुका था। सब मुझे देख रहे थे। एकदम परेशान हो गई। और हैरत की बात यह थी कि सबसे पहले मेरी माँ उठी और कहने लगी कि जल्दी से गाड़ी निकालो, इसे अस्पताल लेकर जाना है। मेरी माँ मुझे अस्पताल ले गई तो डॉक्टर बोली इमरजेंसी डिलीवरी है। माँ तो हैरत से बौखला गई तो मेरा दिल बंद होने लगा, क्योंकि मेरा पेट बिल्कुल भी बड़ा नहीं था, वरना माँ को सब हकीकत पता चल जाती। उन्होंने मुझ पर ही शक करना था, मगर वहाँ माँ खामोश रही। जबकि डॉक्टर माँ से कुछ सवाल कर रही थी। ये कब से हो रहा है और गर्भ को कितने दिन हुए हैं? बच्चे की हालत बहुत खराब है, क्या इसका ख्याल नहीं रखा जाता? आप माँ है इसकी? माँ तो आंखें फाड़े बस मुझे ही देख रही थी। डॉक्टर ने जब दोबारा सवाल किया तो माँ ने होश में आकर कहा, जी मैं इसकी माँ हूँ। डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि फिक्र की बात नहीं है, तुम्हारी उम्र अभी छोटी है और तुमने किसी गलत दवाई का ज़्यादा इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से तुम्हारा ऑपरेशन करना होगा। मेरे आंसू बहने लगे जब डॉक्टर मुझे लेबर रूम में ले गई और बोली 11 महीने से तुम्हारे साथ जाती हो रही है, तुम पर जुल्म किया जा रहा है और तुम ना सिर्फ गलत दवाइयों का इस्तेमाल कर रही हो बल्कि तुम उसके साथ साथ नशे की चीज़ें भी ले रही हो। क्या तुम्हें खबर नहीं कि तुम गर्भ से हो? क्या ऐसी होती है माँ? डॉक्टर तो मुझे बहुत कुछ सुना रही थी, मगर मेरे कान साय साय करने लगे थे कि यह सब क्या है। जो मैं गर्भपात करने के लिए दवाई खा रही थी वो गलत कैसे हो सकती है? नशा तो मैंने दूर दूर तक कभी किया ही नहीं था। फिर डॉक्टर कैसे कह सकती है कि मैं नशा लेती हूँ? मेरा गर्भपात हो चुका था और मैं इतना जानती थी कि मेरे साथ कुछ गलत कोई मेरा बहुत अपना ही कर रहा है, और शक अपनी माँ पर ही गया था। मुझे उनसे नफरत हो रही थी, मगर फिर एक सोच बार बार आती थी कि माँ तो मेरे आसपास ही नहीं फिरती, फिर वो भला मेरे साथ ऐसा क्यों करने लगी। एक बात तो जो मेरे दिल में बार बार आ रही थी वो यह थी कि मेरे गर्भपात करने की दवा निधि ला कर देती थी। जिस वक्त मैं अस्पताल के लिए निकली थी उस वक्त निधि घर पर मौजूद नहीं थी, वरना उस वक्त वही जवाब दे रही होती। अब तो मेरा दिल किसी पर भी भरोसा करने को तैयार नहीं रहा, इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं किसी पर भी भरोसा नहीं करूंगी। माँ सारे रास्ते खामोशी से मेरे साथ बैठी रही, ना ही मुझसे कोई सवाल किया और ना ही कोई जवाब मांगा।
मैं भी चुप थी। आखिर सफाई देती भी तो किस चीज़ की। घर पहुंचते ही पापा माँ से पूछने लगे इसे क्या हुआ है, मगर माँ कोई भी जवाब दिए बगैर मुझे अपने साथ कमरे में ले गई और खामोशी से कमरे में लिटा दिया। माँ ने मुझे अब किसी भी किस्म का कोई सवाल नहीं किया था। मेरे कमरे में उसका आना मना हो चुका था। यहाँ तक कि निधि को भी इजाज़त नहीं थी कि वह मेरे कमरे में आती। निधि काफ़ी बेचैन थी मुझसे मिलने के लिए, मगर अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं थी। माँ मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। मेरे लिए खाना अपने हाथों से बना कर लाती थी। यह था कि अभी तक वह बिल्कुल खामोश थी। उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की थी। एक दिन माँ मुझे खाना खिला रही थी कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। सारी उम्र मैंने माँ की इस मोहब्बत के लिए तरसते हुए गुजारी। मैं माँ की मोहब्बत चाहती थी जो मुझे ना मिली। माँ मेरे आंसू देखकर एकदम टूट गई और खाना एक तरफ रखकर मेरे आंसू पोंछने लगी और कहने लगी, क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें फिर से कहीं दर्द है क्या? मैंने माँ के सीने से लगकर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। माँ मुझे दिलासे देने लगी और कहने लगी, अब तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। डॉक्टर ने मुझे सब सच बता दिया है कि तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है, मगर बस मैं यह जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ ये सब किसने किया है? क्या कोई घर में था या बाहर? मेरा दिल काँप रहा था, कभी भी कुछ भी हो सकता था। माँ मेरी बातों पर गुस्सा कर रही थी और पापा को सब बता देती, मगर अब कुछ ना कुछ तो करना ही था। खामोशी से तो जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। मैंने माँ को सब बता दिया कि मैं नहीं जानती थी कि कौन है वह शख्स जो मेरे साथ जुल्म करता है और किस वक्त, क्योंकि मेरे होश में तो मेरे आसपास भी कोई नहीं भटकता सिवाय निधि के। रात को जब मुझे खाना देकर चली जाती थी तो मैं ऐसी नींद सोती थी कि मुझे कभी होश ना आए, लेकिन मैं तो कभी गहरी नींद सो ही नहीं थी। माँ कहने लगी कि अभी भी तुम्हें खाना खाने के बाद नींद आती है? तो मैंने माँ से ना में सर हिलाया और कहा कि नहीं, अब तो ऐसा नहीं होता। अब तो मैं आधी आधी रात तक जागती रहती हूँ। तकलीफ भी इतनी नहीं है कि सो ना सकूँ। फिर ना जाने क्यों नींद उड़ गई है। मेरी माँ कहने लगी कि अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ तो क्या तुम मेरी बात का भरोसा करोगी? मैं माँ को हैरानी से देखने लगी और कहा कि जी बिल्कुल करूँगी। आप क्या क्या कहना चाहती है? उन्होंने मुझे कहा कि तुम अब निधि से दूर रहोगी, लेकिन मेरे लिए अब बहुत मुश्किल था क्योंकि वह मेरी बहुत खास सहेली थी। मैं उसे नहीं छोड़ना चाहती थी। मैंने माँ को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर अब माँ ने एक बात कही, अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो तो निधि से दूर रहो। वो अच्छी लड़की नहीं है। मैंने माँ से कहा कि आखिर उसने क्या किया है? वो कैसे अच्छी लड़की नहीं है? माँ कहती है कि अब तुम्हें रातों को नींद नहीं आती। आखिर क्यों? पहले तुम्हें जल्दी नींद आ जाती थी। पहले खाना निधि ही लेकर आती थी और जब तक पता नहीं लगा लेती क्या है यह सब और इसके पीछे कौन है, तो तुम उससे नहीं मिलोगी। मैंने भी माँ की बात मान ली और निधि से मिलना छोड़ दिया। 3 महीने हो गए थे इस बात को। अब ना तो मुझे रातों को जल्दी नींद आती थी और ना ही मैं पेट से हो रही थी। अब सब कुछ समझ आ चुका था, मगर इस सब में निधि का क्या हाथ था और यह जानना बहुत ज़रूरी था। मैंने नाश्ते पर बात की और उन सबको अपनी तकलीफ बताई जो मेरे दिमाग में पिछले 1 महीने से चल रही थी। अब तो बस उस पर उपयोग करना बाकी था। मैं और माँ मिलकर उस पर काम करने लगे थे। मैंने निधि के साथ बोलचाल भी शुरू कर दी थी। निधि फिर से मेरे लिए खाना लाती, मगर मैं उसका दिया हुआ खाना नहीं खाती थी और एक तरफ रख देती थी या छुपा लेती थी और उसको यह महसूस करवाती थी कि मैंने खा लिया है। एक दिन मैं निधि के कमरे के पास से गुजर रही थी जब मैंने उसके कमरे से आवाज़ सुनी। वो किसी को कह रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दवाई का असर ज़्यादा नहीं हो रहा है, इसलिए हमें अब दवाई ज़्यादा डालनी होगी। उसका इतना कहना था कि मैं सब कहानी समझ गई। अब तो बस इस बात का पता लगाना था कि आखिर इसके साथ कौन मिला हुआ है। मैंने एक रात माँ के साथ मिलकर बहाना लगाया कि मैंने निधि का दिया हुआ खाना खा लिया है और अब मुझे नींद आ रही है। मैं सोने का नाटक किया। तभी धीरे से किसी ने दरवाज़ा खोला और मैं पहले से ही अपनी माँ को सब आगाह कर चुकी थी और उसको समझा दिया था कि उन्हें आगे क्या करना है। दरवाज़ा खुलने पर एक बार मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा जिस्म कांपने लगा, मगर मैंने सोने का नाटक करते रही। कमरे में पहले निधि की आवाज़ गूंजने लगी और फिर जिस शख्स की आवाज़ आई, मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा जो मैंने आवाज़ सुनी और झूठ है। मेरे अपने ही घर में इतना सब हो रहा था, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा ही ना हुआ।
यह सब मेरे साथ कौन कर सकता है? अक्सर हमें जो नज़र आता है वैसा कुछ नहीं होता और जो होता है वैसा नज़र नहीं आता। मैं हमेशा विजय पर शक करती रही, मगर धोखेबाज तो विजय का भाई निकला था, जो अपने मासूम चेहरे के पीछे ना जाने कितना घटिया चेहरा छुपा कर फिर रहा था। जिसको मैं अच्छा समझती थी वही दरअसल मेरी ज़िंदगी खराब कर चुका था। मेरी सहेली निधि ने भी मेरी ज़िंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ खेला। उसका भाई मेरे करीब आया और मेरे चेहरे से चादर हटा दी। तभी वह कुछ करता कि अचानक से दरवाज़ा धड़ से खुला और मेरे पूरे घर वाले कमरे में दाखिल हो गए। तभी मैंने भी अपनी आंखें खोल ली। वह तो मुझे जागता हुआ देखकर दंग रह गया। निधि और उसके भाई का पूरा वजूद काँप रहा था। मैं अपनी जगह से उठी और निधि के पास चली गई ताकि उसके चेहरे पर सन्नाटेदार थप्पड़ मार दिया, ताकि उसको एहसास हो जो उसने किया है बहुत गलत था। उसने मेरा भरोसा ही नहीं तोड़ा था, बल्कि मेरे 7 पुश्तों का भरोसा तोड़ दिया था, और यह काम वो बहुत आसानी से कर रही थी। मैं उसको उसके अंजाम तक पहुंचाना चाहती थी। तभी मैंने उसको इतना मारा, मगर उसने कुछ ना कहा। मैंने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, यह सब करने की क्या वजह थी। तभी निधि ने जो हकीकत बताई वह सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। निधि ने कहा कि तुम इतनी खूबसूरत थी, इतनी होशियार थी कि सब तुम्हारी तारीफें करते थे और मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं होता था। यहाँ तक कि मेरी माँ भी मुझे बातें सुना जाया करती थी कि वक्त के साथ साथ यह सब जलन बर्बाद करने की आग में बदल गई, और मैं तुम्हें बदनाम करके मुझे सुकून मिल रहा था। मगर फिर भी मेरे दिल को सुकून ना मिला तो मैंने तुम्हें नशा की दवाई खिलाना शुरू कर दी, ताकि सब लोग तुम्हें बुरा भला कहना शुरू कर दे कि तुम तो नशा करती हो, तुम बिगड़ी हुई हो। तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारी अच्छाई मुझे एक आँख नहीं भाती थी। विजय तो पहले ही बदनाम था, हर एक का शक उसी पर जाता। तभी मैंने अंदाज़ा लगाया कि मेरा छोटा भाई तो तुम पर कब से नज़र रखा है, उसको तुम चाहिए थी। एक रात मैंने उसको अपने भरोसे में लिया और उसे सारा कुछ समझा दिया। हम दोनों ने मिलकर एक प्लान बना लिया। मैं तुम्हें बदनाम करके इस घर से निकलवाना चाहती थी। तुम्हें तो मुझ पर आंखें बंद करके भरोसा किया था। काश कि तुम्हें सच्चाई पता ही ना चलती। निधि की बातें सुनकर मेरा दिल बंद होता महसूस हुआ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि निधि मुझसे इतनी नफरत करती थी। अभी मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि विजय आगे बढ़ा और निधि के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारकर कहा, अच्छा हुआ कि मैं तुम जैसा नहीं हूँ। तुम लोगों ने सारी हदें पार कर दी। पापा ने उन दोनों को पुलिस के हवाले किया। अब मेरे लिए फिर से रिश्ते की बात चल रही थी। तभी विजय के पापा हमारे घर आए और कहने लगे कि आपकी बेटी भी मेरी बेटी जैसी है। मैं विजय के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगना चाहता हूँ। मेरे पापा मान गए और मेरी शादी विजय से हो गई। विजय बहुत अच्छा पति साबित हुआ। आज मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।